मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने संवाद लेखन का पार्ट 1 देखा था। उसमें हमने देखा था कि संवाद लेखन, अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं क्या होती है। तो मुख्यतः 4 विशेषताएं संवाद लेखन की थी, जो कि हमने पिछले वीडियो क्लास में पढ़ ली थी, है ना। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं संवाद लेखन के। तथ्य से मतलब ये है कि हमें और क्या चीज़ें उसमें शामिल करनी चाहिए और कौन सी सावधानियां हमें संवाद लेखन में रखनी चाहिए, ताकि हम बहुत अच्छा संवाद लेखन कर सकें। ठीक, चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है हमारा, संवाद लेखन की भाषा सरल तथा संक्षिप्त लेकिन कलात्मक होनी चाहिए। ठीक है, एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि संवाद लेखन की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। जैसे कि पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था इस विषय पर कि भाई जो भाषा होती है वो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आए। ठीक है, भाषा ऐसी हो, शब्द ऐसे हो कि हम जिनसे बातें कर रहे हैं, जिनसे चर्चा कर रहे हैं, उनको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो निरर्थक माना जाता है कि आप खूब बहुत बड़े बड़े शब्दों में बातें कर रहे हैं, बहुत क्लिष्ट बहुत कठिन शब्दों में बातें कर रहे हैं और सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है ना, तो आपका निरर्थक हो जाएगा। सारी प्रक्रिया जो है, सारा आपका बोलना है, आपकी मेहनत जो है वो निरर्थक चली जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं निकलना है, बेकार चली जाएगी। जैसे एक कहावत भी है ना कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाती है ना, कि आप खूब ज़्यादा बोल लीजिए लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं निकलना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इसकी भाषा बहुत सरल हो और आसान हो। चलिए, तो उस भाषा का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में एक और मुख्य तथ्य है हमारे पास, उसको भी देखते हैं। संवाद विषय तथा पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। ठीक है, अब संवाद जो है वो पात्रों के अनुकूल होने चाहिए, विषय के अनुकूल होने चाहिए। जिस तरह के पात्र हैं, जिस तरह के व्यक्ति हैं, है ना, जिस तरह के किरदार हैं, उसी तरह की बातें भी उनमें होनी चाहिए। मान के चलिए कि हमारे पास 2 किरदार है, एक चोर है, एक पुलिस है। अब हमें कह दिया गया कि चोर और पुलिस के मध्य में संवाद लिखिए, तो चोर और पुलिस आपस में किस तरह से बातें करेंगे, उनका संवाद लिखना। ऐसा तो पुलिस ऐसा तो बोलेंगे और भाई क्या हालचाल है तेरे, ऐसा तो पूछेगा नहीं चोर से, है ना। तो ये सब लिखना बेकार की बातें हैं, ये संवाद लेखन के विरुद्ध होता है। ठीक है, कि जिस तरह का पात्र है, जैसे हम बात करें गुरु और शिष्य है, शिक्षक और छात्र है ना। तो शिक्षक जो है छात्र से पूछता है कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया। ठीक है, तो उधर से जवाब आता है कि हाँ मैंने ठीक है कर लिया हूँ। फिर उसके बाद में कहता है ठीक है आपने कर लिया है तो दिखा दीजिए। फिर शिष्य कहता है ठीक है देख लीजिए, जांच कर लीजिए, चेक कर लीजिए, है ना। जांच करने के बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि ठीक है वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया है ना। उधर से धन्यवाद कहता है और फिर विद्यार्थी बैठ जाता है। तो ये जो संवाद होता है ये उत्तम संवाद की श्रेणी में आता है। उत्तम संवाद श्रेणी के आने का मतलब यह है कि भाषा शैली आपकी सरल है, सहज है, आपके शब्द सरल है ना। जो गुरु बोल रहा है, जो शिक्षक बोल रहा है, वो शिष्य को समझ में भी आ रहा है और विद्यार्थी जो बोल रहा है वो शिक्षक को भी समझ में आ रहा है। और भाषा अनर्गल नहीं है ना। ऐसी बिल्कुल भी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है ताकि ये शिष्य और गुरु की मर्यादा भंग हो जाए। ठीक है, उस रिश्ते को भी कायम रखा है और उन चरित्र को, उन पात्रों को भी कायम रखा है। इस तरह की भाषा शैली होनी चाहिए, इस तरह की संवाद शैली होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं तीसरी विशेषता या तीसरा मुख्य तथ्य जो है, संवाद लेखन में विराम चिन्हों का यथा संभव उचित प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब यही बहुत जरूरी है कि आप जो भी विराम चिन्ह प्रयोग कर रहे हैं उनका प्रयोग सही जगह पर होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि पुलिस कहता है कि पकड़ो उसे जाने मत दो, है ना। अब यहाँ पर एक अल्पविराम का प्रयोग होता है कि पकड़ो उसे अल्पविराम जाने मत दो। ठीक है, इस तरह से अब मान लो उसे गलत जगह कर दे कि पकड़ो उसे जाने दो, अगर इस तरह से लिख दिया जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो अल्पविराम का, पूर्ण विराम का, प्रश्नवाचक का, इन चिन्हों का बहुत ध्यान में रखना होता है। कई बार ब्रैकेट भी उपयोग में होते हैं, पुस्तक का भी प्रयोग करना होता है। जैसे कि हमने एक उदाहरण अभी देखा था कि शिक्षक और छात्र के बीच में संवाद लिख रहे थे। शिक्षक ने कहा कि अपनी कॉपी दिखाइए, है ना। तो ब्रैकेट में लिख दिया कि शिक्षक ने
एक विद्यार्थी को खड़े होकर के पूछा, है ना, विद्यार्थी ने जवाब दिया तो विद्यार्थी ने खड़े होकर अपनी कॉपी दिखाई तो खड़े होकर के उसको ब्रैकेट में हमने लिख दिया। इस तरह से भी हम संवाद में चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं और उनको सुव्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, ताकि हमारे लिखे हुए संवाद को पढ़ने वाला आसानी से समझ सके, हमारी भाषा को आसानी से समझ सके। विराम चिन्ह जो है संवाद लेखन को और स्पष्ट रूप से समझाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ चौथा मुख्य तथ्य पढ़ते हैं। क्या है? संवाद प्रायः प्रश्नोत्तरी शैली में होता है, लेकिन कभी कभी आदेशात्मक शैली में भी होता है। प्रश्नोत्तर जो होते हैं संवाद लेखन जो होते हैं वो अधिकतर प्रश्नों से ही शुरू होते हैं या प्रश्न शैली में ही पूछे जाते हैं या प्रश्न शैली में ही होते हैं। प्रश्न शैली का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो होता है वो प्रश्न पूछता है, दूसरा व्यक्ति उसका जवाब देता है, फिर पहला व्यक्ति उसका प्रश्न पूछता है, फिर जवाब मिलता है। तो इस तरह से ऐसा होता है कि एक तरफ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दूसरी तरफ से उत्तर मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे इसकी शुरुआत होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रश्न शैली न होकर के आदेशात्मक होता है ना, कि कोई व्यक्ति आदेश दे रहा है, उधर से कोई उसका आदेश का पालन कर रहा है, फिर इधर से कोई आदेश दिया गया, फिर उसका पालन होता है। तो इस तरह से भी होता है, लेकिन प्राय मान के चले तो यह प्रश्नात्मक शैली में ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला संवाद लेखन होता है। ठीक है, बहुत कम आदेशात्मक होता है या बहुत कम ऐसे सामान्य बातचीत बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5वें नंबर पर है प्रश्नोत्तर शैली के संवाद में जिस काल में प्रश्न होता है उसी काल में उत्तर दिया जाता है ना। अब अभी हमने पढ़ा है कि प्रश्नोत्तर शैली में ज़्यादा संवाद लेखन होते हैं, लेकिन मान लीजिए कि प्रश्न जब पूछे गए हैं, यदि प्रश्न भविष्यकाल के लिए पूछे गए हैं तो उसके उत्तर भी लगभग भविष्यकाल के लिए ही होते हैं। प्रश्न यदि वर्तमान काल के लिए पूछे गए हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप ये जवाब ये थोड़ी देंगे कि मैं रोटी खाऊंगा, ऐसा जवाब तो देंगे नहीं। प्रश्न जो है वर्तमान काल का पूछा गया है, उत्तर आप भविष्य का देंगे, तो यह संवाद लेखन की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, आप प्रश्न वर्तमान काल के लिए पूछ रहे हैं तो उत्तर भी उसका वर्तमान काल के लिए ही होगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। चलिए एक और अंतिम है, अंतिम देखते हैं। आदेशात्मक शैली में दिए जाने वाले उत्तर प्रायः भूतकाल अथवा वर्तमान काल में होते हैं। जैसे कभी हमने प्रश्नवाचक शैली में देखा था, तो प्रश्नवाचक शैली में ऐसा होता है कि भाई जिस समय आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसी समय में आपका उत्तर भी होता है, जिस काल में आपका प्रश्न होता है उसी काल में आपका उत्तर भी होता है। लेकिन आदेशात्मक में ऐसा नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा काल बदल जाता है, या तो भूतकाल में होते हैं या भविष्य काल में होते हैं, वर्तमान काल में कम होता है। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और भाषा आपकी सरल और सहज होनी चाहिए। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि अच्छा संवाद लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संवादों की झड़ी नहीं लगाना है ना। कम से कम 4 वाक्य बहुत है या 6 वाक्य बहुत है ना। 6 वाक्य से मतलब कि पहले वाले व्यक्ति के 3 संवाद हो गए, दूसरे वाले व्यक्ति के 3 संवाद हो गए। इस तरह से 6 संवाद में एक अच्छा संवाद माना जाता है। और 5 नंबर का ही आता है तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी रामायण लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, 6 लाइन पर्याप्त होती है। ठीक है, लेकिन यह श्रृंखलात्मक होता है। श्रृंखलात्मक होने से मतलब ये है कि पहले वाला व्यक्ति एक बात कहेगा, फिर दूसरा वाला व्यक्ति एक बात कहेगा, फिर पहले वाला व्यक्ति अपनी दूसरी बात कहेगा, फिर दूसरा वाला व्यक्ति अपनी दूसरी बात कहेगा, फिर पहला वाला व्यक्ति जो है वो तीसरी बात कहेगा, फिर दूसरा वाला तीसरी बात कहेगा। तो इस तरह से एक के बाद क्रमबद्ध श्रृंखलावत यह चलता रहता है। ऐसा नहीं हुआ कि एक कथावाचक बैठ गया और पूरी कथा सुना दी अकेले व्यक्ति ने और हो गया संवाद। तो यह कथावाचक जो होता है वो संवाद श्रेणी में नहीं आता है, वो वचन की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है कि यह क्रमबद्ध होता है, श्रृंखलात्मक रूप से होता है। ठीक है, इसका भी हमको ध्यान में रखना होता है। एक ही व्यक्ति के बहुत ज़्यादा संवाद भी नहीं आने चाहिए। एक व्यक्ति का कम से कम 3 संवाद, दूसरे व्यक्ति के कम से कम 3 संवाद होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 संवाद कर सकते हैं और कम से कम 3 संवाद कर सकते हैं, इतना पर्याप्त। ठीक है, बाकी हम ऑनलाइन क्लास में समझेंगे कि संवाद को और किस तरह से हम अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।